नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोदार और वेलकम टू द चैनल ऑफ चंदन पोदार एनालिसिस, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस न्यूज की। सबसे पहले बिजनेस न्यूज आती है स्मॉल ट्रेडर्स को लेके। देखिए, स्मॉल ट्रेडर्स का जो इशू है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो सबको बड़ा क्लियर है। वो ये है कि जितने भी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उनसे जो कंपटीशन मिल रहा है वो स्मॉल ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं झेल नहीं पा रहे। और वो झेल क्यों नहीं पा रहे, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है इन्होंने बिजनेस स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना दी है कि स्मॉल ट्रेडर्स जो है उसके अंदर कहीं पर भी अपने आप को खड़ा हुआ नहीं देख पा रहा है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा हो गया। तो स्मॉल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, उनके पास ऑर्डर्स आते हैं, वो माल डिलीवर करते हैं। अब जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट और अमेजोन उनसे एक अच्छी खासी कमीशन चार्ज करते हैं जो कि 20% तक हो सकती है। अब बात यहाँ पर नहीं रुक जाती है, इतने में भी हमारा स्मॉल ट्रेडर जो है वो खुश था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह क्या करते हैं, ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और उसकी सेल्फ प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर देते हैं। अपनी कंपनी के अंदर ही उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अमेजोन के अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्लिपकार्ट के अपने प्रोडक्ट्स आते हैं, और आप देखेंगे जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गहरा गई। सेकंड चीज ये क्या करते हैं कि जैसे देखा, डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कंपनी से डील कर लेते हैं और वहां पर इनको बहुत हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर जो है प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। और इसकी वजह से अपनी वेबसाइट पर कंपैरेटिवली बहुत सस्ता माल जो है बेच पाते हैं। इसको लेकर के अभी रिसेंट न्यूज भी थी जब मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने स्पष्ट मना कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर को और कोलगेट कंपनी को कि हम आपके प्रोडक्ट को जो है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जब तक आप वही डिस्काउंट हमें प्रोवाइड नहीं कर देते जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन को देते हो। मतलब वो डिस्काउंट जो एक स्मॉल ट्रेडर को मिल रहा है वही मिलना चाहिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट को, या अगर हैवी डिस्काउंट उनको दे रहे हो तो हमें भी फिर हैवी डिस्काउंट दो ताकि कंपटीशन एट पार हो सके। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो टॉप मैनेजमेंट थी, कोलगेट की जो टॉप मैनेजमेंट थी, उन्होंने महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी और इस मुद्दे को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करी। आए दिन आप देखेंगे, जब भी आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो आपको ये मुद्दा हमेशा गरमाया हुआ दिखेगा कि स्मॉल ट्रेडर जो है कहीं ना कहीं परेशान। अब यहाँ पर आप समझिए कि एक गवर्नमेंट जो है बड़ी कश्मकश की सिचुएशन के अंदर है कि वो किसका साथ दे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का साथ दे या स्मॉल ट्रेडर्स का साथ दे। अब ऐसा क्यों, गवर्नमेंट के सामने डिलेमा की सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती है? अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, टाटा, इनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी कि ये जो है एग्रीगेटर का अगर काम करते हैं, एग्रीगेटर का मतलब कि ये अलाउ करते हैं कि जो स्मॉल रिटेलर्स है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाएं और इनके थ्रू बेचें। तो एग्रीगेटर क्या होता है? एग्रीगेटर बेसिकली होता है एक प्लेटफॉर्म दे दिया हमने कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी आकर के माल बेच सकता है। तो अगर इस तरीके का वो काम कर रहे हैं, एग्रीगेटर का काम करने की कोशिश कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तो वहां पर वो फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी तरीके की नहीं करेंगे, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। तो आप सोचो, अमेजोन की जो भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अमेजोन बेसिक करके एसी आते हैं, तो इसका मतलब अमेजोन अपने एसी नहीं बेच पाएगा। अमेजोन के जो दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो अमेजोन की वेबसाइट पे नहीं बेच पाएगा। सेम वे विद द फ्लिपकार्ट, सेम वे विद द टाटा। तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को ऑब्वियसली इस लॉ से जो है ऑब्जेक्शन होनी थी। क्यों? क्योंकि उनका मेन बिजनेस मॉडल तो यही था कि डेटा एनालिटिक्स करो, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो और उसे अपनी वेबसाइट पे बेचना शुरू कर दो। यहां पर हुआ क्या, जब एक पूरा का पूरा प्रपोज्ड लॉ बना तो पूरी की पूरी लॉबी ने बना करके इसको जो है गवर्नमेंट को अपोज किया कि हम इस लॉ को आपको किसी भी तरीके से नहीं लाने देंगे। तो बेसिकली मेजर मूव गवर्नमेंट ने लेने की कोशिश करी क्या कि जितने भी एग्रीगेटर हैं इनको बोला जाए कि आप अपने प्रोडक्ट जो है वेबसाइट पर बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। और इसको जो है पूरी की पूरी लॉबी ने ई कॉमर्स सेक्टर की, सिर्फ रिलायंस को छोड़ करके, अगर मैं बात करूं रिलायंस का जो जियो मार्ट है, उसने इसको सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, वी एग्री। अदरवाइज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सब जो है इसके अगेंस्ट जाती हुई दिखी। अब गवर्नमेंट यहाँ पे फंस गई। गवर्नमेंट किस तरीके से फंस गई? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। ऐसा नहीं कर सकती जैसे किसानों के मामले में सीधे रातों रात ऑर्डिनेंस लिया है और उसके बाद एक साल बाद उसको वापस ले। ई कॉमर्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। आप ये समझ लेना अच्छे से। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जरा इसको भी समझने की कोशिश करो।
देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जो एक एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर लगी है, बहुत मोटा अमाउंट जो है इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और सेकंड चीज, जब कोई विदेशी कंपनी जैसे वॉलमार्ट, अमेज़न हिंदुस्तान के अंदर आती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, उसको भी आपको पता है वॉलमार्ट ने परचेज कर लिया है, अमेज़न एक विदेशी कंपनी है। तो इस तरह की विदेशी कंपनियां जब इंडिया के अंदर आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे लिंकेजेस होते हैं। अगर गवर्नमेंट आज कोशिश करे अमेज़न, फ्लिपकार्ट इन जैसी कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करने की, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि गवर्नमेंट के जो फॉरेन रिलेशंस है वो खराब होते हैं, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस खराब होते हैं। भैया सीधी सी बात सोचिए ना, अमेरिका की एक कंपनी है, आप उसको हिंदुस्तान में धंधा करने से रोक रहे हो, तो अमेरिका की गवर्नमेंट के आपके साथ अच्छे रिलेशन रखेगी? ऑब्वियसली नहीं रखेगी। तो गवर्नमेंट जो है फंस जाती है कि एक तो एफडीआई का पैसा लगा हुआ है, सेकंड सीधा सीधा इन्फ्लुएंस जो है फॉरेन रिलेशनशिप पे पड़ेगा। तो इनको जो है साथ लेके चलने में ही भलाई है, सीधे हम यहाँ पे ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते कि भैया तुम कल से ही काम धंधा करना बंद करो या इस तरीके से करना शुरू करो। तो बातचीत करके ही सारा जो है मसला सुलझाने की कोशिश की जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरी गवर्नमेंट के लिए क्या, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जैसे फार्मर्स के लिए आया था, ऐसा नहीं हो सकता। स्मॉल ट्रेडर्स के लिए भी नहीं ला सकते, उनको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। क्यों चल के मैनेज करके चलना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको पता है हिंदुस्तान जो है वो एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई है। आपको एम्प्लॉयमेंट जिस जगह जनरेट हो सके, ऐसे बिजनेस यूनिट्स को, ऐसे बिजनेस मॉडल्स को जो है अडॉप्ट करना पड़ता है। ई कॉमर्स के अंदर मैं मानता हूँ डिलीवरी बॉयज है और बहुत जगह वेयर हाउसेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 50 मिलियन वर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलता है इन स्मॉल ट्रेडर्स के थ्रू। और 50 मिलियन वर्कर्स का मतलब समझते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए सीधा सीधा वोट बैंक है। आप समझिए, यहाँ पर पंगे ले नहीं सकते, क्यों? फॉरेन रिलेशनशिप खराब होते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग्स आती है बहुत अच्छी, यहाँ पर पंगे ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा वोट बैंक है। अब गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करती है कि उनको भी बनाया जाए, इनको भी बनाया जाए। ये मान के नहीं राजी हो रहे, कह रहे भैया हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, इनको कैसे खुश किया जाए? क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका धंधा जो है डे बाई डे डाउन होता जा रहा है। तो अभी मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नया लॉलीपॉप लेके आ रही है। वो नया लॉलीपॉप क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। नेशनल ट्रेड पॉलिसी, एक जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर कुछ नई चीजें गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है। क्या इंक्लूड कर रही है? सबसे पहले कि जो इतने भी स्मॉल ट्रेडर्स है ना, इनको एक इंश्योरेंस स्कीम दी जाए। इंश्योरेंस स्कीम किस चीज की? कि अगर इनका नुकसान हो जाता है किसी भी वजह से, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई लॉस होता है, तो इनको जो है इंश्योरेंस स्कीम दी जाए और कंपनसेट किया जाए। देखिए, जग जाहिर है कि जो किसानों को इंश्योरेंस स्कीम दी गई उसका फायदा भी अभी तक 100%, क्या कहूं मैं, 80% भी किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अभी जो उसके अंदर एक स्पष्टता की जरूरत है, या मैं कहूं जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, वो अभी वहां पर नहीं देखने को मिली है। तो ये कितनी सक्सेसफुल आने वाले टाइम पे हो पाएगी, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। उसके बाद गवर्नमेंट जो नेशनल ट्रेड पॉलिसी लाना चाहती है, उसमें लो कॉस्ट फाइनेंस जो है स्मॉल ट्रेडर्स को देना चाहती है, वो डिजिटली कनेक्ट हो सके, इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना चाहती है। और सबसे बड़ी चीज, जो एक स्मॉल ट्रेडर होता है उसे नंबर ऑफ लाइसेंस लेने पड़ते हैं बिजनेस करने के लिए, जैसे एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आप किराना स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन सबको जो है वो गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह सकते हैं, करके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भी शांत करने की कोशिश कर रही है कि चलो भाई कुछ हम सपोर्ट आपको कर सकते हैं जहां तक हो सके। और ये नेशनल ट्रेड पॉलिसी, इसका कहीं ना कहीं जो मकसद है वो सिर्फ इस समय ये जो एक स्मॉल ट्रेडर्स जो कि 50 मिलियन वर्कर्स जहां पर एम्प्लॉयड है, इलेक्शन सर पर इस तरह की अनाउंसमेंट करना एकदम स्पष्ट समझ में आता है कि क्यों कर रही है। मैं कह सकता हूँ इंटेंशन भी हो सकता है क्लियर हो, लेकिन इतना शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट न्यूज जो आई वो आई एप्पल से। इस न्यूज को जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलने वाला है। खासकर ऐसा अगर कोई बच्चा इस समय इस न्यूज को देख रहा है जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसके लिए बड़ी एक अच्छा लेसन यहाँ पर इस न्यूज के अंदर छुपा हुआ है। देखिए, एप्पल जो है अपना जो भी फोन्स है, टैबलेट्स हैं या पीसी वगैरह है, ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, इसको उसने आउटसोर्स कर रखा है। और ब्रॉडली 3 कंपनीज है जो इसको बनाती है, और उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है कौन सी? फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी।
ये ताइवानीज़ कंपनी है और इसका मेजर प्रोडक्शन जो है वो चाइना और ताइवान के अंदर होता है। इंडिया के अंदर भी इन्होंने अपना प्लांट लगा लिया है। तो फॉक्सकॉन सबसे बड़ी कंपनी, इन्होंने अभी पीछे अपनी एक इलेक्ट्रिक कार भी जो है लॉन्च करी थी और माना जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक कार्स के थ्रू ही एप्पल मार्केट ई व्हीकल्स की कैटेगरी के अंदर अपने आप को लॉन्च करेगा। चलिए कम टू द मेन पॉइंट। तो फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आईफोन्स की। और जैसा मैंने आपको बताया ये ताइवानीज कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। इंडिया में भी इसका प्लांट है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो है इसका एक प्लांट है। अब यहां पर हुआ क्या, दिसंबर 15 को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 15 को लगभग 260 वर्कर्स जो है वो अचानक बीमार पड़ गए। किसकी वजह से? फूड पॉइजनिंग की वजह से। अब ये फूड पॉइजनिंग कहाँ हुई थी? ये हुई थी फॉक्सकॉन के प्लांट हॉस्टल में, मतलब जो इनका तमिलनाडु के अंदर प्लांट है, उस तमिलनाडु के प्लांट में हुआ क्या, वहां पर जब वर्कर्स को खाना दिया गया तो खाना खाने के बाद 260 वर्कर्स जो है बीमार पड़ गए फूड पॉइजनिंग की वजह से। और उसमें से 159 वर्कर्स को, जो कि मोस्टली वुमेन थी, उनको हॉस्पिटलाइज करवाने की जो है सिचुएशन आ गई। अब यहां पर जो है सारा का सारा कांड हो, इतने से काम नहीं हुआ कि फूड पॉइजनिंग हुई, 159 वर्कर्स हॉस्पिटलाइज हो गए, ये होता तो चल जाता। हुआ क्या, फॉक्सकॉन जो है वो हमेशा न्यूज में रहा है। किस वजह से? कि वो बहुत हार्श लिविंग कंडीशंस, बहुत हार्श वर्क कंडीशंस और बहुत लो पे जो है अपने एम्प्लॉइज को देता है। इसके लिए फॉक्सकॉन वर्ल्ड वाइड मशहूर है। इवन अगर हम बात करें 2010 की, तो चाइना के अंदर मार्च से लेके मई के बीच में वहां पर 9 वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया था इसी वजह से। और वहां की गवर्नमेंट में फिर एक्शन में आई थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा था कि लो पे होती है, यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं टॉर्चर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी कुछ प्लांट के अंदर पक तो रहा था। अब हुआ क्या, अचानक ये बुलबुला फट गया। वहां बुलबुला फटा जब 9 लोगों ने सुसाइड किया। यहाँ पर जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से फटा, क्योंकि वर्कर्स के बीच में इस तरह का रोष तो था ही। और हुआ क्या, लगभग 2000 वर्कर्स ने चेन्नई बेंगलुरु हाईवे जो है वो दिसंबर 27 को ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद जब तक रोड ब्लॉक ना हो, हिंदुस्तान के अंदर कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी जान सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब वर्कर्स ने इसको इश्यू बना दिया, इतना बड़ा इश्यू ये बन गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद गवर्नमेंट को भी एक्शन के अंदर आना था। तो गवर्नमेंट एक्शन के अंदर डेफिनेटली उसके बाद आई। और लोकल अथॉरिटी ने और एप्पल के कंपनी के जो खुद के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो, और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ने जो है वो क्या किया, स्क्रूटनी शुरू कर दी कि प्रॉब्लम कहाँ है। और पाया क्या कि बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियां क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एप्पल के जो है अपने स्टैंडर्ड्स हैं वर्कर फैसिलिटीज के लिए, कि जहां पर वर्कर्स को वो रखते हैं, मतलब वर्कर्स रहेंगे। देखिए जैसे प्रोडक्शन प्लांट क्या होते हैं, हमेशा रिमोट एरियाज में होते हैं, तो आपको अपने वर्कर्स को वहीं पर खाने पीने सोने की जगह देनी होती है। तो उसके लिए एप्पल के कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छे इन द सेंस ठीक ठाक मैं कहूंगा, अच्छे तो नहीं कहूंगा। एक तो हाइजीन एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स फूड प्रिपरेशन एरिया के अंदर प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम 3 स्क्वायर मीटर जो है एक इंडिविजुअल को जगह देनी है आपने। 8 इंडिविजुअल से ज्यादा एक स्लीपिंग रूम के अंदर नहीं रहेंगे। कम से कम एक शावर और वॉशरूम होना चाहिए हर 15 लोगों पे। और ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम से कम 200 फीट एबिलिटी, 200 फुट पे जो भी स्लीपिंग रूम है वहां से 200 फीट पे कम से कम जो है एक ड्रिंकिंग वाटर का स्पॉट होना चाहिए। मतलब उस हिसाब से यू शुड डिसाइड कि कितने आपको स्पॉट्स दे रहे हैं। तो ये एप्पल के जो है स्टैंडर्ड्स है। तो जो उन्होंने स्क्रूटनी की तो उसमें पाया कि भैया ये सब तो कुछ भी नहीं है, सही में वो हार्श कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स मिली और उन सारी करेक्शंस को जो है किया गया। देखिए फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एफटीआई लगी हुई है, अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, एप्पल का प्रेशर है, तो गवर्नमेंट वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब वो प्रोडक्शन जो है शुरू की जा रही है, करेक्शंस करती गई, लॉबी होती है, पॉलिटिकल फंडिंग्स होते हैं, बहुत सारे XYZ फैक्टर्स होते हैं। एक छोटा प्लांट होता तब तक सील कर दिया जाता और 2-4 साल बाद तक नहीं की जाती खोलने की। लेकिन इतना बड़ा प्लांट है, इतने फंड्स लगे हुए हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई है, तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन होकर अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 12 जनवरी से जो है इसको ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन एप्पल का और फॉक्सकॉन के जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि इनको फेजेस के अंदर जो है ओपन किया जाएगा। 12 जनवरी से ऑब्वियसली इसको स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन फेजेस के अंदर किया जाएगा। एक बार के अंदर जो है वो पूरा का पूरा ओपन नहीं किया जाएगा। तो आप एक चीज समझिए कि एक विदेशी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आती है और इस तरह की
एक अत्याचार मैं जिसको बोलूँ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा जो है वो हमारे वर्कर्स के ऊपर करती है। कारण सिर्फ इसका यही कि आप, मैं या अगर हम बात करें हिंदुस्तान के बिज़नेसमैन, हम उस स्केल के ऊपर बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर पा रहे कि अपनी 100% पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। अगर हम उस स्टैंडर्ड पे पहुँच पाएँ, हम उस एरिया को टच कर पाए या मैं कहूँ हम उस लेवल पे अपने आप को लेके जा पाए, तो डेफिनेटली इस तरह की जो न्यूज़ है, इस तरह के जो बम फटते हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि जो वर्कर है, इसको जो है उस तरह की कंडीशंस देने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ किया जाए। कभी भी उससे ऑर्गेनाइज़ेशन का भला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एंड लेवल पे आपका वर्कर खुश नहीं है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर जो जान आनी चाहिए वो डेफिनेटली देखने को नहीं मिले। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आती है कि किस तरीके से अब गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को रेस्क्यू किया है और अपनी डेट्स को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया है। कोर्ट ने क्या किया, अक्टूबर 2019 के अंदर अपना वर्डिक्ट दिया, अपना ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया जो रेवेन्यू की आप बात करते हो जिसपे गवर्नमेंट को अपनी लाइसेंस फीस लेनी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर एक्टिविटीज नहीं आएंगी, उसके अंदर सभी तरह का जो रेवेन्यू है वो आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू इंक्लूड ऑल रेवेन्यूज एक्सेप्ट फॉर टर्मिनेशन फीस एंड रोमिंग चार्जेस। अभी टर्मिनेशन फीस और रोमिंग चार्जेस को नहीं आएंगे। रोमिंग चार्जेस आप लोगों ने अब तो खैर नहीं लगते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे और आप जो वहां पर कॉल पिक अगर आप करते थे, सपोज मैंने दिल्ली का नंबर ले रखा है, मैं मुंबई गया, मुंबई में मैं कॉल पिक करता हूं, तो कॉल पिक करने के मेरे चार्जेस करते थे, जिसको रोमिंग चार्जेस बोला जाता था। टर्मिनेशन चार्जेस क्या होते थे, ये कभी कस्टमर को डायरेक्टली नहीं पे करने पड़ते। होता क्या था टर्मिनेशन चार्जेस पे, कि सपोज मेरा जियो का नंबर है, अब मैं एयरटेल पे कॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो एक तरह से जियो वाला बंदा एयरटेल पे कॉल कर रहा है, तो जियो कंपनी जो है वो एयरटेल को एक फीस देती थी विच इज अराउंड 6 to 7 पैसा पर मिनट। अब इसका भी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उस समय जो 2019 के अंदर जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रेवेन्यू के अंदर हम सब कुछ लेंगे, जितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है, टेलीकॉम कंपनीज के पास आ रहा है, उन सब के ऊपर उसको जो है लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। सिर्फ दो अमाउंट्स लिए जाएंगे, एक होगा टर्मिनेशन फीस और दूसरा कौन सा होगा, रोमिंग चार्जेस। अब इसके बाद क्या होना था, बम फटना था, और वो बम फटा किसके ऊपर, एयरटेल के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर, सभी कंपनीज के ऊपर लगभग बम फटा। क्यों, क्योंकि वो क्या समझ के चल रहे थे कि ये जो एजीआर की डेफिनेशन है, इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कोर रेवेन्यू लेना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के फेवर में अपना वर्डिक्ट दे दिया। अब इसकी वजह से आप देखिए, ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिशन दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिशन दिया कि किस कंपनी का कितना अमाउंट ड्यू है और कितना पे कर रखा है। तो आप देखिए एयरटेल का उस समय 43,980 करोड़ रुपीस का अमाउंट है, जिसमें से उसने सिर्फ इतना पे कर रखा था, 18,000 करोड़ के आसपास। देखिए ये अमाउंट, अब समझिए, क्योंकि रेवेन्यू बेसिस पे है तो रोज की रोज रिवाइज होता है, तो आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2019 की बातें बता रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा 58,254 करोड़ रुपीस का टोटल ड्यू, जिसमें से सिर्फ पे कितना कर रखा है, 6,354 करोड़ रुपए। टाटा टेली सर्विसेज जो कि अब टीटीएमएल हो चुकी है, इसका रेवेन्यू लगभग 17,000 करोड़ का, जिसमें से पे किया मात्र 4,000 करोड़ के अप्रोक्स। और जियो क्योंकि सबसे बाद में आई, इसके केस में ऐसा नहीं था, इसका बहुत कम ड्यू था और वो सारा का सारा इसने पे कर रखा था। नाउ अब आप देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर वोडाफोन आइडिया, आप देख रहे हैं कितना हैवी ड्यू गवर्नमेंट के लिए, सिर्फ कितना अमाउंट पे कर रखा है, 6,354 करोड़ रुपए का। मतलब सीधी सीधी मोटा मोटा 50,000 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी है वोडाफोन आइडिया के ऊपर आ गई। और वोडाफोन आइडिया देखिए पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, इनकी जो लायबिलिटीज पार्ट होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत करना होता है। तो ऑब्वियसली एक इक्विटी फंड से वो नहीं किया जा सकता, डेट फंड रेस करने होते हैं। वो लायबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दैट ये 50,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई, मतलब इसका शटडाउन होना ऑलमोस्ट तय था। इवन जो वोडाफोन ग्रुप है उसके जो सीईओ है, टॉप एकदम इंडियन सीईओ की बात नहीं कर रहा मैं, जो टॉप ग्रुप यूके के सीईओ है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था अब हम इंडिया का जो हमारा वेंचर है उसको हम एकदम राइट ऑफ कर चुके हैं, हम मान के चलते हैं वहां से कुछ आएगा ही। ये इतना बुरा इसका हाल हो चुका था। अब हुआ ये कि इतनी मोटी लायबिलिटी में फंसने के बाद ये माना जा रहा था कि कंपनी बंद हो जाएगी और सिर्फ एयरटेल और जो जियो है वही मार्केट के अंदर ऑपरेट करेंगे। टाटा टेली सर्विसेज ये ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग से हट चुकी है। तो यहां पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो यहां पर हुआ क्या,
मार्च 2020 के अंदर मार्च 2020 के अंदर जो हमारा डॉट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ गया और सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि भैया ये जो पैसा लेना है आप ये अलाउ करिए कि ये कंपनीज जो है इस अमाउंट को अगले 20 सालों में बांट के दे, अगले 20 सालों में इस अमाउंट को दे और किसी भी प्रकार की हमें कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि 20 ईयर्स में अलाउ कर। लेकिन सितंबर 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो 20 साल का समय तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वी कैन नॉट अलाउ 20 इयर्स, बट यस हम पीरियड ऑफ 10 इयर्स देते हैं और 10 सालों के अंदर जो है ये अमाउंट इन कंपनीज को पे करना है। लेकिन 10 साल का समय भी मैनेज कर पाना इन कंपनीज के लिए आसान काम नहीं था। फिर बात आने लग गई कि फिर वोडाफोन आइडिया जो बंद होगा, पीछे न्यूज भी आई जहां पर आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं वोडाफोन से एग्जिट कर रहा हूं और मैं क्लियर ऑफर देता हूं गवर्नमेंट को कि वो जितने भी आदित्य बिरला ग्रुप के शेयर्स हैं वो सारे के सारे जो है गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे इसमें ड्रामेबाजी चलनी शुरू हो गई थी। फाइनली अब ये कंक्लूजन निकल के आया है क्या कि जितना भी वोडाफोन आइडिया का एडीआर ड्यूज है गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको माफ कर रही है और उसके बदले में वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर उतने अमाउंट के जो है वो शेयर्स ले रही है। जो लेटेस्ट निकल के आया है, गवर्नमेंट गेट्स लार्जेस्ट स्टेक इन वोडा आइडिया इन रेस्क्यू पैकेज। रेस्क्यू किस तरीके से किया, क्योंकि जितना भी डेट था उसको उठा करके इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी है कंपनीज एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट चाहे अगर पब्लिक वेलफेयर में ऐसा है तो ऐसा कर सकती है। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, अभी ये डिसीजन हो गया कि करना है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके बाद ये होगा कि आदित्य बिरला ग्रुप के 17.8%, वोडाफोन के 28.5%, गवर्नमेंट की लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग 35.8 और पब्लिक की मात्र 17.9% जो है वो होल्डिंग रह जाएगी। दीज विल बी द न्यू होल्डिंग्स। 35.8% स्टेक वीआई के अंदर गवर्नमेंट का अगेंस्ट ऑल ड्यूज, ठीक है, और गवर्नमेंट सबसे बड़ी शेयर होल्डर यहां पर बन जाएगी। लेकिन एक चीज जो गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत अच्छी करी और शायद ये एमटीएनएल और बीएसएनएल से गवर्नमेंट ने एक मैं कहूं सबक लिया है, क्योंकि एमटीएनएल और बीएसएनएल में गवर्नमेंट की मैनेजमेंट बैठी हुई है। यहां गवर्नमेंट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर हमारा एक भी बंदा नहीं बैठेगा, हम सिर्फ एज ए इन्वेस्टर रहेंगे और इसकी जो मैनेजमेंट जैसे पहले थी वो ही कंटिन्यू करने वाली है। तो ये सबसे अच्छी चीज है, गवर्नमेंट विल नॉट टेक द बोर्ड सीट एंड एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट विल कंटिन्यू। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा रहता है, आने वाले टाइम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो ये कंपनी चल सकती है, अदरवाइज इसका स्कोप अभी नहीं है। वैसे 4-6 महीने में रुकना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा टीटीएमएल जिसका मैंने बताया जो कि लगभग पब्लिक डीलिंग से एकदम खत्म हो चुकी है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि उसके भी जो ड्यूज है पेंडिंग है वहां पर भी जो है गवर्नमेंट अब से इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं टीटीएमएल के, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि वो जितना भी इंटरेस्ट ऑन एजीआर ड्यूज है उसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तैयार है, अगर म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट के साथ मैच कर जाते। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट रिलीफ टेलीकॉम सेक्टर के लिए। लेकिन यहां पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, यहीं पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा समझना चाहिए था कि इतने हैवी ड्यूज और सिर्फ इतना पेमेंट, कुछ तो वोडाफोन आइडिया की बुक्स में दाल में काला था और यहीं पर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग ऑडिट, स्ट्रॉन्ग चेक्स लगाने की जरूरत थी। क्योंकि अगर आप देखें कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज में तो कुछ तो उन्होंने ज्यादा पे किया होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लेस, ऑलमोस्ट सिर्फ 10% अमाउंट ही पे कर रखा था। तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ का यहाँ पर विषय बन जाता है। चलिए, बट यहां पर भी अब मुद्दा सॉल्व होता है, आगे कंपनी अच्छी चलती है, 3 कंपनी हिंदुस्तान के अंदर रहती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। जय श्री श्याम।